हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। तो बच्चों, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो उस वीडियो को बेटा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारा आने वाला है वहीं से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दो सॉलिड दिया और एक है सॉल्ट का क्रिस्टल और एक है मेटालिक फ्रेम। मैंने कहा बेटा इन दोनों को उठा के नीचे पटक दो। क्या हुआ? आपने क्या देखा पटकने के बाद कि जो सॉल्ट है उसके कई सारे पीसेज हो गए, लेकिन जो मेटालिक फ्रेम है उसके कई सारे पीसेज नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बेटा वो सॉल्ट जो है, जो सॉलिड है सॉल्ट, उसमें अलग काम कर रहा है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा आपका मेटालिक फ्रेम है उसमें अलग काम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही जिम्मेदार है इन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप। बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन से हैं वो 4 टाइप? एक तो है बेटा मॉलिकुलर सॉलिड, और एक है आपका आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। आगे चल के बेटा मॉलिकुलर सॉलिड आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है: नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड बेटा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दुनिया में कहीं भी, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं वो 3 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से? डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्पर्जन भी आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें 3 टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं। बाय द एक्सपेरिमेंट पता लगा कि 3 टाइप के फोर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो डिस्पर्जन फोर्स है बेटा उसको हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखें, लंदन फोर्स मतलब डिस्पर्जन फोर्स। इन्हीं फोर्सेस के आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है मॉलिकुलर सॉलिड को। तो पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा वो है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो इसके अंदर बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिस चीज़ से ये बना है वो कौन कौन से? नोबल गैस और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं? लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है क्या? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, वैसे इनके नाम क्या है? वैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेनॉन। ठीक है भाई। तो नोबल गैसेज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। दो इसके क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे कि Cl2Br2। खास बात क्या होती है बेटा? जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 0, राइट। तो ये चीज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में। तो ये मान लीजिए एक हीलियम का एटम है, और ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक। लेकिन किसी कारण से क्या हो रहा है बेटा? इसके अंदर मोमेंटरली, क्या मैं कह रहा हूं? मोमेंटरली डायपोल डेवलप हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? हो सकता है कॉलिजन, हो सकता है कोई अदर रीजन, हीटिंग इफेक्ट लाइक दैट। तो ये देखिए कॉलिजन की वजह से क्या हो रहा है? इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें आ गया बदलाव। देखिए एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया है और एक तरफ घट गया है। इसका मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और एक तरफ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोमेंटरी डायपोल इन हीलियम। मोमेंटरी डायपोल इन हीलियम। अच्छा, अब ये डायपोल बन चुका है बेटा, मोमेंटरली बना हुआ, मतलब इसके अंदर
कोई परमानेंट डायपोल वाली बात नहीं है। अब होता क्या है कि जब ये दूसरे हीलियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मान के चलिए अदर हीलियम है जिसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब देखिए ये हमारे पास एक हीलियम आ गया दूसरा, होगा क्या कि ये जो डायपोल आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक, चेंज करेगा। कैसे, नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इधर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उस तरफ पुश करेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्सन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे इसने इस वाले हीलियम में इंड्यूस कर दिया डायपोल। पता लगा कैसे हुआ, कैसे इंड्यूस हुआ डायपोल। इसने क्या किया, ये जो नेगेटिव साइड ऑफ बेटा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको क्या किया, रिपेल कर दिया। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ चला गया। इससे क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके बीच में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यस और नो। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को बेटा क्या बोला गया है, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक, डिस्पर्जन फोर्स। तो समझ में आता है, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहली इनकी प्रॉपर्टी बेटा, दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट का मतलब ये हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हो गया है कि वहाँ पर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही फ्री आयन्स है। दुनिया में कहीं भी अगर कंडक्टिविटी होगी बेटा याद रखना दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन्स। दूसरा पॉइंट है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो होना ही था, मालूम है ना क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक है। तीसरा पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर दे आर गैसेज एंड लिक्विड। तो भाई गैसेज और लिक्विड की कंडीशन यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शुड बी वीक। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कैसे हैं, पोलर हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल से डाइपोल के बीच का फोर्स देखते हैं क्या है। इसके एग्जांपल क्या है, HCl, SO2 और NH3। तो चले एक बार बना के देख लेते हैं। HCl, ठीक है भाई। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या करेगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पर डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पर डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल माइनस। डेल माइनस मतलब छोटा सा नेगेटिव चार्ज जो कि परमानेंट है। तो चलिए अब भाई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं है, जहाँ होंगे बहुत सारे होंगे, तो एक मॉलिक्यूल और कहीं यहाँ बना लेते हैं, सेम ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर देखें HCl, फिर से माइनस एंड फिर से प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस, अब देखो इसका क्लोरीन, इस मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है बिकॉज ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल का जो फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक, या इंटरैक्शन। सिंपल सी बात है, समझ में आता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा वही प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर भी मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये नहीं होता है, फिर भी इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है बेटा, सॉफ्ट है, और दूसरा नॉन कंडक्टर। सेम वही लाइन बेटा यहाँ पे है, ठीक। सॉफ्ट क्यों है और नॉन कंडक्टर क्यों है। दूसरी बात यहाँ पर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो इसकी तुलना में ज़्यादा है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में तो ज़्यादा होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमानेंट डाइपोल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा। और तीसरा हमारी प्रॉपर्टी है, दे आर गैसेज एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये चीज़ बेटा दोनों में कॉमन होएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ। तो आइए करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीसरा पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक बात आप सभी याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट को प्राप्त है। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। याद करने का आसान तरीका फोन, बस यहाँ पर पीएच नहीं है, एफ है, FON, फोन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चे, ध्यान दें कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी देयर। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात, HF, HO, HN आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले नहीं देखा बाकी मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। HF, HO, HN का मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में HF मौजूद है या HF खुद है, या किसी मॉलिक्यूल में HO है या किसी मॉलिक्यूल में HN है, तो वो मॉलिक्यूल्स जनरली जो है क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उन मॉलिक्यूल्स के हिसाब से मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के तौर पे इन्हें कंसीडर करता हूँ। समझ में आती है बात? तो एग्जांपल देखें, यहाँ पर H2O है और HF है। तो चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं वाटर का। बताइए क्या जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है? कौन है वो? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से भी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दबंग एलिमेंट है, ठीक। ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे भी कब्जा कर लेता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचा, इधर से भी खींचा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी हो गई है, और यहाँ पर अच्छा खासा कम हो चुका है, यानी इधर हो गया प्लस, इधर हो गया प्लस। अब भाई कहीं पानी है तो कोई एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, कई सारे होंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो चलिए उसको बना के देखते हैं। मान लीजिए एक और यहाँ पर मॉलिक्यूल है वाटर का ही, तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस और इधर माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल का, पहले मॉलिक्यूल का, और जो दूसरा मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और उस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, देखिए हाईली प्लस हाईली नेगेटिव। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ, बोलो। यही अट्रैक्शन फोर्स बच्चे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात? तो जितने भी ये मॉलिक्यूलर जो ये फोर्सेस हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल काम करता है। याद रखें बेटा, एटम टू एटम नहीं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल काम करता है। चलो इसकी प्रॉपर्टी रीड आउट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टी वगैरह सारे सब कुछ सेम है, बस इतना याद रखें, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके 3 पार्ट थे बेटा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे आयोनिक सॉलिड। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आयोनिक सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक है। यानी कैटायन और एनायन मिलकर इस सॉलिड को बनाते हैं, ओके। और यहाँ पर जो फोर्स पाया जाता है वो फोर्स कौन सा बेटा, कूलम्बिक फोर्स है। ये ध्यान देने वाली बात है, कूलम्बिक फोर्स। और इसी कूलम्बिक फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे फोर्स कहाँ काम करते हैं बेटा, जहाँ पर क्या हो, पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉइंट चार्ज जो होता है उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक भाई। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्पल क्या है देखें, NaCl और K2SO4 और जिंक सल्फेट, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं।
Na+ एंड Cl-। बताइए क्या ये अपने आप में पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, येस और नो? दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉइंट चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को बेटा हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। समझ में आता है? चलिए इसकी प्रॉपर्टी रीड आउट करते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या क्या है? हार्ड एंड ब्रिटल है। हार्ड एंड ब्रिटल, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो ये तो हाई होना ही था। तो बेटा जो हमारा अगला पॉइंट है तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट बट दे बिहेव एज अ कंडक्टर इन अ मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, ऐसा क्यों है? तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव। सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से पैक होते हैं बेटा कि ये मूव कर ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये क्रिस्टल है, यहाँ पर Na+ है, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- और यहाँ Na+, Cl-, Na+, Na+ एंड Cl-। देख रहे हैं आप यहाँ पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये लोग कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह सॉलिड स्टेट में जब आयन मूव ही नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी कहाँ से होगा? यानी कि जो इसमें आयन से दे कैन नॉट मूव इन सॉलिड स्टेट, बट जैसे ही बेटा हम इसको हीट देंगे पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक डाउन। और ये किस स्टेट में आ जाएगा? हीट देने पे किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। और जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आएगा ये कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट कंडक्ट। समझ में आता? सिंपल। और जो हमारा अगला जो डिफरेंस है वो है सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अरे भाई तो पोलर में तो ये डिजॉल्व होगा ही, क्यों? क्योंकि इस पर क्या चार्ज है? प्लस एंड माइनस। वाटर में क्या चार्ज है बेटा? प्लस एंड माइनस, क्योंकि वो भी पोलर है और कहीं ना कहीं ये भी चार्ज पार्टिकल के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके साथ अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा अगला जो सॉलिड है क्या नाम है? मेटालिक सॉलिड। तो बच्चों शुरू करते हैं मेटालिक सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा पार्ट है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना बेटा, किस नाम से जानते हैं? कैर्नल्स के नाम से जानते हैं। यही इस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उसको मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात जो याद करने वाली है वो ये है कि जो पॉजिटिव आयंस है यहाँ पर वो बेटा सराउंडेड है बाय द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यानी कि सी मतलब क्या होता है? समुंदर। ठीक है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि फ्री है। ठीक, यानी जो पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या है? भरा हुआ है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए ढेर सारे पॉजिटिव आयंस जो है किसी एक सरफेस पे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको इसके ऊपर क्या कर दो? भर दो, बहा दो, पानी की तरह, कुछ ऐसा। तो याद रखें एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है बेटा वही चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बाकी आप देख लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक कॉपर का शीट ले लिया है। ये है कॉपर की शीट जिसके अंदर कॉपर क्या है? अरेंज्ड है कुछ ऐसा। होता क्या है बच्चे इस मेटालिक सॉलिड में कि जितने भी एटम्स होते हैं वो
जो है अपने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी कि हर एक कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कहाँ कर रहा है डोनेट? तो बेटा डोनेट कर रहा है ये इनसाइड द मेटल शीट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इन्हीं के बीच में ही तो रहेगा। मान लीजिए हर एक बंदा दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक, तो दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। सर इलेक्ट्रॉन रिलीज ही क्यों करता है सर? ये तो सर समझ ही नहीं है। बेटा इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज करते हैं जिससे क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा सर वो बताइए। तो बेटा डिस्कस करते हैं कैसे ये काम होगा। देखिए हर एक एटम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, और यही पॉजिटिव आयंस को हमने क्या बोला है, कर्नल्स। चलिए अच्छी बात। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं और ढेर सारे जितने पॉजिटिव आयंस हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, एक प्रकार से क्या है, क्लाउड आ गया। एक प्रकार से आप कह लें समुद्र कह लें या गैस कह लें, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरा हुआ है। ठीक, तो देखिए अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर भी खींचना चाहेगा और ये कॉपर भी खींचना चाहेगा, दोनों जोर लगा रहे हैं। चलो इनको बाहर निकाल के समझते हैं। ये देखिए Cu2+, Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर भी खींचातानी और इधर भी खींचातानी चल रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर खींचा जा रहा है, इधर ये जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को बेटा हमने क्या कहा है, मेटालिक बॉन्ड। बोलो समझ में आता? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस क्या हैं, बंधे हुए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक और तरीका आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं और उस गांव में ना तो हॉस्पिटल है, ना बिजली है, ना वहाँ पर कोई शिक्षा का कोई साधन है, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं है। रोड वगैरह भी कच्ची रोडें हैं, मतलब डेवलप नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई उस गांव में हर एक व्यक्ति 1000 रुपये हर महीने अगर जमा करता है तो बेटा महीने के कितने हो गए, 10 लाख। तो उस 10 लाख से अब गांव में क्या क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। क्या अब गांव मजबूत बनेगा, क्या गांव स्ट्रांग होगा? तो कहीं ना कहीं कुछ वही बेटा यहाँ पर केस है कि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो और भी कई सारी प्रॉपर्टी इनके साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आने से क्या क्या होना शुरू हो रहा है वो पहले समझ लेते हैं। पहला क्या चीज़ हो रहा है कि भाई अब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं इसको हैमरिंग करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हद से हद क्या होगा बेटा बताइए। चलिए यहाँ अगर हैमरिंग करते हैं तो हद से हद क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन शेप चेंज हो जाएगा बट फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएंगे। और मान लीजिए ये कॉपर यहाँ आ गया, ठीक, लेकिन इसको जाने नहीं देगा। आप उसको बार बार आप उसको हैमरिंग करेंगे तो भी जल्दी से टूटने वाला नहीं है, जब तक इसको जो है काफ़ी टाइम हैमर ना किया जाए। दूसरी ये होगी हमारी पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको हीट करते हैं तो चलिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हीट। अगर मैं हीट यहाँ करता हूँ तो बताइए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है बेटा, वो तो हर जगह मूव कर रहा है, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर जगह मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, अगर मैं एक कॉर्नर पे हीट देता हूँ तो वो हीट हमें यहाँ पर महसूस होगा। ये बात समझ में आता है? जैसे आपके घर में सब्जी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो आप कोई बर्तन अगर उसके अंदर रखते हैं तो जब वो हीट होने लगता है तो बेटा उसका कॉर्नर भी हीट करने लगता है, एंड जो पार्ट होता है। कई बार आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनाते हुए आप कलछल उसमें छोड़ दीजिए, बाद में अगर आप आकर उसी कलछल को उठाते हैं तो आपको कैसा लगेगा, ठंडा कि गर्म? गर्म लगेगा बेटा। क्यों? क्योंकि वो कलछल किस चीज़ का बना है, मेटल का बना है। ठीक, अगला इसमें जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो ये है कि जो इसकी कंडक्टिविटी बेटा वो सुपर ग्रेड की है। क्यों? कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट बिहेव एज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर एक्चुअली। तो चलिए
समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है बेटा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए बेटा मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट। ज़्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, कुछ मेटल लेकिन सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम एंड लिथियम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी गुड। क्यों भाई गुड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या है बेटा, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बेटा क्या है, फ्री टू मूव। ओके। तीसरा पॉइंट है हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल क्या, पीट पीट के सीट बना देना, इतना पीटा कि सीट ही बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है मैलेबल। डक्टाइल क्या है बेटा, उसको स्ट्रेच करके वायर बना दिया, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। ये चीज़ें क्यों पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मतलब क्या, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स के बीच का अट्रैक्शन, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं लसरस एंड कलर्ड। भाई देखो लसरस तो इसलिए क्योंकि उस पर लाइट पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लाउड है, क्लाउड के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, लसरस नज़र आएगा। अच्छा कलर क्यों आता है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं गोल्ड उठाता हूँ, तो गोल्ड का कलर क्या है, येलो, ये तो आपको पता ही है। लेकिन होता क्या है, इनसाइडली क्या हो रहा है, तो गोल्ड का जो बेटा प्लेट है, जो शीट है, जो भी ऑर्नामेंट है, उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो गोल्ड के जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो उसी एनर्जी को, ठीक है, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जब वो रिलीज़ करते हैं तो आपने विवग्योर पढ़ा हुआ इसका वेवलेंथ क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो मैंने अभी क्या कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, किसके इलेक्ट्रॉन भाई, गोल्ड के, कुछ समय बाद उस एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, वो एमिट करते हैं। वो जो एनर्जी एमिट करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वेव लेंथ होती है बेटा, वो आता है कहाँ, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम में कहाँ, येलो पे, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है, विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम के येलो रेंज से मैच कर रहा है, जिसकी वजह से हमको गोल्ड क्या लग रहा है बेटा, येलो कलर का लग रहा है। मान लीजिए कोई और मेटल है, ठीक है, उसका रेंज आ रहा है मान लीजिए 400 नैनोमीटर, तो उसका कलर क्या होगा, हाँ, वायलेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड एज वेल एज लिक्विड स्टेट बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का चौथा पार्ट है। तो इसका जो पहला पॉइंट बेटा हम देखेंगे, नॉन मेटल्स एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इस प्रकार के सॉलिड को बनाने में नॉन मेटालिक एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड, नाम खुद कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ डायरेक्शनल भी है बेटा, यानी कि 3D फॉर्म कर सकता है। आगे की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है 2D कोवेलेंट सॉलिड और दूसरा पार्ट है 3D कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। अच्छा इसका बिहाफ किस आधार पे डिवाइड किया गया है बेटा, दो पार्ट में, तो बेटा इसका जो आधार है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कोवेलेंट सॉलिड, यानी उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कोवेलेंट सॉलिड होगा, 2D होगा कि 3D। अब चलिए आगे समझते हैं कि 2D और 3D का डिफरेंस क्या है। तो जो 2D जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं बेटा, पहली बात इनके अंदर जो एटम्स ज्वाइन होते हैं वो लेयर्स के फॉर्म में ज्वाइन होते हैं। यानी एक लेयर बनाया, दो लेयर बनाया, तीन लेयर बनाया, ठीक है। विद इन द लेयर, गौर करना बेटा, विद इन द लेयर देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब कई सारे लेयर बन जाते हैं तो उन लेयर्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड काम नहीं करता। मान लीजिए ये है एक लेयर और ये है दूसरा लेयर, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता भी है बेटा वो काफ़ी वीक होता है, मतलब ना ही हो तो अच्छा है।
तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में? डिस्पर्जन फोर्स है, जो कि बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट, बोरॉन नाइट्राइड, कैडमियम आयोडाइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेकी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। अभी मैंने कहा स्लिपरी, एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर इन केस ऑफ ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन है ही, ये आप बेटा 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? लूज पैकिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लूज पैकिंग होना क्या है बेटा? वो तो वैसे मैंडेटरी हो गया, क्योंकि क्या है? डिस्पर्जन फोर्स वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए 3D में आते हैं। ऑल आइटम्स आर ज्वाइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज नो लेयर्स। बिल्कुल सही बात है, हमें इस बात से कोई इनकार नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड। डायमंड तो आप जानते हो बेटा, डायमंड से मैंने सुना है स्टील को भी काट दिया जाता है। यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मतलब अर्थ क्रस्ट पर अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो क्या है? डायमंड है। ठीक। नॉन कंडक्टर, भाई नॉन कंडक्टर तो होना ही है भाई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही फ्री आयंस है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियस। तो चलिए ये बातें आपको समझ में आती है, तो बड़ा उम्मीद करता हूँ आपको कोवेलेंट सॉलिड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक डिफरेंस देखेंगे। वो डिफरेंस किस चीज़ का? कि भाई ग्रेफाइट और डायमंड का एक्चुअली डिफरेंस है क्या। ठीक है, उसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को समाप्त करेंगे। तो आइए बेटा डिफरेंस देखते हैं बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो बेटा डायमंड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, डायमंड क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड। और ग्रेफाइट क्या होता है? वेरी सॉफ्ट। आपको पता है कि डायमंड भाई देखो ऐसा है लाखों में आता है, ग्रेफाइट तो बेटा आपको 100-200 रुपये में अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में? ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमली हार्ड होता है बेटा और ये वेरी सॉफ्ट होता है। सेकेंड इसका डिफरेंस क्या है? डायमंड्स आर इंसुलेटर और ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर। कंडक्टर नहीं भाई, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बेटा? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनके केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कुछ मात्रा में फ्री हो जाते हैं। ठीक। तीसरा जो हमारा डिफरेंस हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैविंग सिग्मा बॉन्ड, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब यार सिंगल बॉन्ड, बहुत सिंपल है। और sp3 आपको मालूम है, ठीक है, 11th में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है बेटा। जब मैं 11th की वीडियो बनाऊंगा तो आपको वहाँ पर मैं ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि sp2 क्या डबल बॉन्ड है और sp3 क्या सिंगल बॉन्ड है। टेट्राहेड्रल शेप होता है और इसका क्या होता है? हेक्सागोनल शेप। चलो देख लेते हैं बेटा कि क्या होता है शेप टेट्राहेड्रल और क्या होता है हेक्सागोनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक कार्बन आपका 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये देखें आप, कितने कार्बन के साथ? 4 कार्बन के साथ। और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है? 154 पिकोमीटर, जो कि मेजर करने पे आया। ऐसे ही बेटा एक नेटवर्क बन रहा होता है। ये देखें आप, फिर से ये कार्बन 3 कार्बन के साथ, यानी ये जो हिसाब किताब भाई ये तो चलता रहेगा, यानी ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा कारोबार। ठीक, और एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा? एक कार्बन जो होता है, ध्यान देंगे, एक कार्बन जुड़ता है 3 कार्बन से, कुछ ऐसा। फिर वही चीज़ एक नेटवर्क बनता चला जाता है। ये देखिए, फिर ऐसे यहाँ पे भी देखो इजी, और ऐसे ही ये स्टार्ट होता है और ये जो है बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर शेप कैसा आ रहा है? हेक्सागोनल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है बेटा, वो क्या होता है? 340 पिकोमीटर। 340 पिकोमीटर। तो चलिए ये तो बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। तो सर ये कंडक्टिविटी कैसे करता है सर, वो तो बता दीजिए बेटा। डबल बॉन्ड में क्या होता है बताइए? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है।
फिर यहाँ एक सिग्मा, फिर एक सिग्मा, एक पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा और एक पाई। चलो सिग्मा तो आपको पता ही है, इसे हटा देते हैं। होता क्या है, जब भी कभी अल्टरनेटिव सिस्टम मिलता है बेटा, ध्यान रखना मैं जो अब कहने वाला हूँ, ऑल्टरनेटिव सिस्टम बॉन्ड का जब भी कभी मिलता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो बेटा इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम जहाँ भी कहीं भी पाया जाता है वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। क्लियर? क्यों? जैसे ही इसमें वोल्टेज लगाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, ऐसे ये अगले पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना मतलब चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। चार्ज का फ्लो होना ही अपने आप में क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कंडक्टिविटी क्यों करता है, इसका हेक्सागोनल शेप कैसे है, तो समझ में आता है बच्चों। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।